अदिति नागर की रिपोर्ट है और आज नहीं होंगे राजनीतिक और संसदीय सचिवों की नियुक्तियों के फैसले। इन फैसलों में लग सकते हैं अभी कुछ और दिन भी। हालांकि इन दोनों वर्गों में 99% नामों पर आम सहमति बन चुकी है, लेकिन माकन की जयपुर यात्रा का फोकस 12 दिसंबर की महंगाई विरोधी रैली पर है। रैली में राजस्थान से 50,000 लोगों को भेजने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया और आज केवल रैली की तैयारियों के बारे में माकन ने पीसीसी में चर्चा की। मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे, लेकिन फोकस पूरी तरह से 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर है। महंगाई विरोधी ये रैली है जिसमें राजस्थान से 50,000 लोगों को भेजने का लक्ष्य रखा गया। तो इस मीटिंग में भी पूरी तरह से फोकस इसी पर रहा और इसलिए राजनीतिक और संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर कोई फैसला नहीं लिया गया और इससे लेकर कुछ और दिन लग सकते हैं, तब फैसला आएगा। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। आखिर कुल कितने होंगे संसदीय सचिव, ये बेहद अहम सवाल है। फिलहाल केवल 15 नियुक्तियों की सूचना यहां पर मिल रही है, लेकिन आलाकमान से जुड़े सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए 15 से कम या ज्यादा भी हो सकते हैं संसदीय सचिव। आलाकमान से चर्चा कर गहलोत अंतिम फैसला करेंगे और दूसरी ओर सभी सलाहकार बने रहेंगे अपने पदों पर, बिना राज्य मंत्री के दर्जे के अपने पदों पर बने रहेंगे। उनके पास रहेगा दफ्तर और सारी सुविधाएं भी। संभवतः 6 संभागों में से प्रत्येक संभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है एक सलाहकार को। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाकी है, तो अंतिम फैसला क्या होगा उसके लिए इंतजार। लेकिन इतना जरूर है कि सवाल आखिर कुल कितने संसदीय सचिव होंगे, हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं आना है, कुछ और वक्त लग सकता है, कुछ और दिन लग सकते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि केवल 15 नियुक्तियों की सूचना है, लेकिन आलाकमान से जुड़े सूत्र इसे लेकर संकेत दे रहे हैं 15 से कम या ज्यादा भी संसदीय सचिव हो सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने की वित्तीय स्वीकृति। 29 जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए स्वीकृति की गई है। 8,947.48 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति सीएम ने दी है। 5,234 करोड़ 84 लाख राज्यांश राशि इसमें शामिल है। साथ ही केंद्रांश की 3,712 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि भी इसमें शामिल की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्तीय स्वीकृति दी है। 8,947 करोड़ 48 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिसमें राज्यांश राशि भी शामिल है। केंद्रांश की राशि 3,712 करोड़ 64 लाख भी इसमें शामिल की गई है। 29 जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए ये स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जयपुर से डिंपल शर्मा की रिपोर्ट। एमएल लाठर होंगे आरपीएससी के नए चेयरमैन और बीएल सोनी होंगे राज्य के नए डीजीपी। हालांकि फाइल अभी तक नहीं पहुंची राजभवन, लेकिन अगले 24 घंटे में इसकी अधिकृत घोषणा हो सकती है। एसीबी का चार्ज फिलहाल दिनेश एमएन के पास ही रहेगा। ये जयपुर से डिंपल शर्मा की रिपोर्ट है। एमएल लाठर होंगे आरपीएससी के नए चेयरमैन और बीएल सोनी होंगे राज्य के नए डीजीपी। हालांकि फाइल अभी तक राजभवन नहीं पहुंची है, लेकिन अगले 24 घंटे में इसकी अधिकृत घोषणा भी हो सकती है। एसीबी का चार्ज फिलहाल दिनेश एमएन के पास ही रहेगा, लेकिन ये नई जिम्मेदारी जरूर तय कर दी गई है, जहां एमएल लाठर होंगे आरपीएससी के नए चेयरमैन, वही बीएल सोनी होंगे राज्य के नए डीजीपी। हालांकि फाइल अभी तक राजभवन नहीं पहुंची है, लेकिन अगले 24 घंटे माना जा रहा है, अगले 24 घंटे में इसकी अधिकृत घोषणा हो सकती है। एसीबी की बात करें तो एसीबी का चार्ज फिलहाल दिनेश एमएन के पास ही रहेगा। तो ये अहम रिपोर्ट है। तो एमएल लाठर आरपीएससी के नए चेयरमैन होंगे और बीएल सोनी होंगे राज्य के नए डीजीपी। हालांकि फाइल अभी तक राजभवन नहीं पहुंची है और माना जा रहा है कि 24 घंटे का वक्त लग सकता है। अधिकृत घोषणा का इंतजार जरूर है और अगले 24 घंटे में इसकी अधिकृत घोषणा हो सकती है। एसीबी का चार्ज फिलहाल दिनेश एमएन के पास ही रहेगा। एमएल लाठर होंगे आरपीएससी के नए चेयरमैन। जयपुर से डिंपल शर्मा की अहम रिपोर्ट है। बीएल सोनी राज्य के नए डीजीपी होंगे। एमएल लाठर आरपीएससी के नए चेयरमैन होंगे। हालांकि फाइल अभी तक राजभवन नहीं पहुंची है, क्योंकि अगर फाइल पहुंच जाती अधिकृत ऐलान भी हो जाता, घोषणा भी हो जाती, लेकिन फाइल क्योंकि राजभवन नहीं पहुंची और ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इसकी अधिकृत घोषणा हो सकती है। एसीबी का चार्ज फिलहाल दिनेश एमएन के पास ही रहेगा। तो एसीबी का जिम्मा दिनेश एमएन के पास ही है। बता दें आपको, अभी आरपीएससी की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव संभाल रहे हैं।
आरपीएससी के चेयरमैन फिलहाल भूपेंद्र यादव हैं, आज वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब इंतजार यही कि आरपीएससी की कमान आखिर कौन संभालेगा। एमएल लाठर होंगे आरपीएससी के नए चेयरमैन। और बता दें आपको, भूपेंद्र यादव भी पहले डीजीपी थे, डीजीपी रहते हुए उन्हें फिर आरपीएससी का जिम्मा दिया गया, आरपीएससी का नया चेयरमैन बनाया गया और आरपीएससी के चेयरमैन पद से आज रिटायर हो रहे हैं भूपेंद्र यादव। उनकी जगह अब एमएल लाठर आरपीएससी के नए चेयरमैन होंगे। तो आरपीएससी के नए चेयरमैन अब एमएल लाठर होंगे, बीएल सोनी होंगे राज्य के नए डीजीपी। भूपेंद्र यादव आज आरपीएससी के चेयरमैन पद से रिटायर हो रहे हैं और अब ऐसे में इंतजार जरूर ये था कि अब आरपीएससी की ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा। माना यही जा रहा है, एमएल लाठर आरपीएससी के नए चेयरमैन होंगे और बीएल सोनी होंगे राज्य के नए डीजीपी। भरतपुर सांसद रंजीता कोली की अहम मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है रंजीता कोली ने और आज संसद भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत किए कार्यों को लेकर तैयार करवाई है पुस्तिका, पत्रिका का विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले दिनों कोली पर हुए हमले के बारे में भी बातचीत हुई पीएम से। पीएम मोदी ने कहा, बिना डरे अवैध कार्यों को उजागर करते रहें, सरकार और भाजपा कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। रंजीता कोली से दोनों के बीच में अहम मुलाकात हुई। भरतपुर सांसद है रंजीता कोली, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। संसद भवन में ये मुलाकात हुई। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत किए कार्यों को लेकर पुस्तिका तैयार करवाई और पत्रिका का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पिछले दिनों कोली पर हमले के बारे में भी बातचीत हुई दोनों के बीच और इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बिना डरे अवैध कार्य को उजागर करते रहे, सरकार और भाजपा कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। पीसीसी में फिर लगेगा मंत्री दरबार, 15 दिसंबर से होगी जन सुनवाई शुरू। 2 मंत्री रोजाना जन सुनवाई करेंगे। पीसीसी में होगी रोजाना जन सुनवाई। मुख्यमंत्री गहलोत और डोटासरा ने बैठक में निर्देश दिए हैं। फिलहाल 3 दिन के लिए ये व्यवस्था होगी। सोमवार से बुधवार तक ये व्यवस्था होगी। कार्यकर्ता और आमजन की समस्याओं का यहाँ पर निस्तारण होगा। तो बेहद अहम है, 15 दिसंबर से जन सुनवाई अब शुरू होगी। पीसीसी में फिर मंत्री दरबार लगेगा और इसकी तैयारियां की जा रही। 15 दिसंबर से शुरुआत होगी जन सुनवाई की। 2 मंत्री रोजाना जन सुनवाई करेंगे पीसीसी में रोजाना जन सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री गहलोत और डोटासरा ने बैठक में इसे लेकर अहम निर्देश दिए और फिलहाल 3 दिन के लिए ये व्यवस्था होगी, यानी कि सोमवार से बुधवार तक होगी व्यवस्था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन 2 मंत्री बैठेंगे, पीसीसी में जन सुनवाई करेंगे। कार्यकर्ता और आमजन की समस्याओं का यहाँ पर निस्तारण होगा। तो सप्ताह में 3 दिन ये व्यवस्था की गई है, ये इंतजाम किए जाएंगे। 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी 15 दिसंबर से जन सुनवाई शुरू होगी और जिसमें रोजाना 2 मंत्री जन सुनवाई करेंगे। सोमवार से बुधवार ही जन सुनवाई होगी। पीसीसी में रोजाना जन सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री गहलोत और डोटासरा ने बैठक में इसे लेकर निर्देश दिए। फिलहाल 3 दिन के लिए ये व्यवस्था होगी और सोमवार से बुधवार तक ये व्यवस्था रहेगी। कार्यकर्ता और आमजन की समस्याओं का निस्तारण होगा। नाहरगढ़ में अब नहीं होगी व्यावसायिक गतिविधियां, कल से बंद हो जाएंगी नाहरगढ़ पर व्यावसायिक गतिविधियां। नाहरगढ़ पर संचालित पड़ाव सहित अन्य रेस्टोरेंट भी कल से बंद होंगे। नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया में व्यावसायिक गतिविधियां बंद होंगी। एनजीटी के आदेशों की पालना में जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। तो ये आदेश जारी किए जा चुके हैं और अब नाहरगढ़ में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। कल से बंद हो जाएंगे नाहरगढ़ पर व्यावसायिक गतिविधियां। नाहरगढ़ पर संचालित पड़ाव सहित अन्य रेस्टोरेंट भी कल से बंद होंगे। नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया में व्यावसायिक गतिविधियां बंद होंगी। एनजीटी के आदेशों की पालना में जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किए हैं। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ने बढ़ाया अजमेर का मान। धानमंडी इलाके में रहता है पराग अग्रवाल का परिवार। पराग का जन्म भी जेएलएन अस्पताल में हुआ। पिता रामगोपाल अग्रवाल की शिक्षा ओसवाल स्कूल में हुई। 4 दिसंबर को पराग के परिवार का अजमेर आगमन होगा। पराग के परिवार का अग्रवाल समाज अभिनंदन करेगा। तो राजस्थान का मान बढ़ाया है। ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल। अजमेर का मान बढ़ाया है पराग अग्रवाल ने, जहां धानमंडी इलाके में रहता है पराग अग्रवाल का परिवार। पराग का जन्म भी जेएलएन अस्पताल में हुआ। पिता रामगोपाल अग्रवाल की शिक्षा ओसवाल स्कूल में हुई। 4 दिसंबर को पराग के परिवार का अजमेर आगमन होगा। पराग के परिवार का अग्रवाल समाज अभिनंदन करेगा। अलवर स्टेशन से आज रवाना हुई प्याज स्पेशल किसान ट्रेन। असम के बेहाटा के लिए ये ट्रेन रवाना हुई है। जयपुर मंडल से चलने वाली ये पहली किसान ट्रेन है। 20 सामान और 2 एसएलआर डिब्बों के साथ ये ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन में मौजूद है 216 टन प्याज।
आगरा कैंट, प्रयागराज, वाराणसी, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए ट्रेन बेहाटा स्टेशन पहुंचेगी। 1836 किलोमीटर के परिवहन का कुल किराया है 9,62,000 रुपए। किसान रेल के किराए में 50% सब्सिडी भी दी गई है। इस तरह 2% विकास प्रभार सहित किराया लग रहा 5 लाख रुपए। अलवर से जल्द ही न्यू जलपाईगुड़ी, रानी पात्रा, दानपुर के लिए भी किसान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये तैयारी की जा रही है। जल्द से जल्द किसान ट्रेन यहां पर भी चलेगी, लेकिन किसान रेल के किराए में 50% सब्सिडी भी दी गई है और इस तरह 2% विकास प्रभार सहित किराया लग रहा है 5 लाख रुपए। अलवर से जल्द ही न्यू जलपाईगुड़ी, रानी पात्रा, दानपुर के लिए भी चलाई जाएगी किसान स्पेशल ट्रेन। सावधान, दबे पांव लौट रहा कोरोना। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिकित्सा विभाग की चिंता। प्रदेश में अभी तक आधा दर्जन के आसपास वेरिएंट सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी ओमिक्रॉन का एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया, लेकिन किसी भी सूरत में सर्विलांस से नहीं किया जा रहा समझौता। विजिलेंस के लिए सभी पॉजिटिव मरीजों की यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और इसके साथ ही सीरो सर्विलांस के जरिए इम्यूनिटी पर भी विशेष नजर रहेगी। तो ये खासतौर से कहा जा रहा है कि एहतियात बरतने की जरूरत है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिकित्सा विभाग की भी चिंता बढ़ा दी है, जहां प्रदेश में अभी तक आधा दर्जन के आसपास वेरिएंट सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी ओमिक्रॉन का एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया प्रदेश में, लेकिन किसी भी सूरत में सर्विलांस से समझौता भी नहीं किया जा रहा है। विजिलेंस के लिए सभी पॉजिटिव मरीजों को यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है और इसके लिए ही सीरो सर्विलांस के जरिए इम्यूनिटी पर भी विशेष नजर है। जोधपुर एयरपोर्ट पर कल से होगा बड़ा बदलाव। कल सुबह 8:15 बजे आएगी पहली फ्लाइट। वर्तमान में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक फ्लाइट संचालित होती है और इस दौरान एक साथ 18 से 19 फ्लाइट्स का संचालन होता है और ऐसे में कई बार रनवे पर विमानों को खड़ा होना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए ही ये बदलाव किया गया और अब 9 घंटे में करीब 20 फ्लाइट्स का संचालन होगा। सीआईएसएफ के 40 अतिरिक्त जवान भी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो ये खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें आपको, जोधपुर एयरपोर्ट पर कल से बड़ा बदलाव होगा, जहां कल सुबह 8:15 बजे पहली फ्लाइट आएगी और वर्तमान में सुबह 10 से शाम 6 बजे संचालित होती हैं फ्लाइट्स। इस दौरान एक साथ 18 से 19 फ्लाइट्स का भी संचालन होता है और ऐसे में कई बार रनवे पर विमानों को खड़ा होना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए ही ये बदलाव किया गया और अब 9 घंटे में करीब 20 फ्लाइट्स का संचालन होगा। सीआईएसएफ के 40 अतिरिक्त जवान भी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। मिलावटखोरों के खिलाफ जल्द शुरू होगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज ट्वीट कर इसे लेकर जानकारी दी है और कहा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार चलाया जाए ताकि मिलावटखोरों में भय पैदा हो। शुद्ध खाद्य उत्पाद प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग इसमें सक्रिय भूमिका निभाए, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है। जिस तरह से ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी और कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार चलाया जाए ताकि मिलावटखोरों में भय पैदा हो। शुद्ध खाद्य उत्पाद प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब संगठन विस्तार की कवायद तेज है। पीसीसी में जल्द शुरू होगा संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पूरा कर चुके होमवर्क। प्रदेश कांग्रेस में पिछले 1.5 साल से खाली जिलाध्यक्षों के पद हैं। अब प्रदेश में जल्द 2 चरणों में संगठनात्मक नियुक्तियां होंगी। पहली सूची में 15 से 16 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी इसके संकेत दे चुके हैं। 3 शहरों में 2-2 निगमों की तर्ज पर नियुक्त होंगे अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस में इस बार 39 की जगह 42 जिलाध्यक्ष होंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर में शहर ग्रामीण जिलाध्यक्ष है। अब एक जिलाध्यक्ष बढ़ने से इनकी संख्या 42 हो जाएगी। जिलाध्यक्षों के बाद 400 ब्लॉक अध्यक्षों की भी यहां पर नियुक्ति होनी है, जिसका भी इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जहां 400 ब्लॉक अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा 42 पहुंच चुका है। एक जिलाध्यक्ष बढ़ने से इनकी संख्या अब 42 हो जाएगी। भाजपा सरकार में शुरू हुई थी संसदीय सचिव बनाने की परंपरा। 2003 में वसुंधरा सरकार ने पहली बार संसदीय सचिव बनाए थे और अब कांग्रेस सरकार भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। लेकिन 2008 से संसदीय सचिव बनाने को लेकर यह विवाद चल रहा है। कांग्रेस राज्य में संसदीय सचिव बने तो भाजपा नेता हाईकोर्ट पहुंच गए। वसुंधरा सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बनाए गए थे संसदीय सचिव। 2013 में भाजपा ने 2 बार बनाए कुल 10 संसदीय सचिव। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, लेकिन कुछ होने से पहले यहां आचार संहिता लग गई।
200 विधानसभा सीटों से 15% के हिसाब से बन सकते हैं केवल 30 मंत्री। ऐसे में सरकारों ने विधायकों को ऑबलाइज करने के लिए नया रास्ता निकाला है। विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर पहुंचाया जाता रहा है फायदा। संसदीय सचिवों को राज्य मंत्री का दर्जा के साथ मिलते हैं सरकारी गाड़ी बंगले भी। तो ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश है और ये रास्ता निकाला जाता है। लेकिन अब बेहद अहम है क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में भी संसदीय सचिव बनाए गए थे। 2003 में वसुंधरा सरकार ने पहली बार बनाया था संसदीय सचिव और अब कांग्रेस सरकार भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। लेकिन 2008 से संसदीय सचिव बनाने को लेकर विवाद चल रहा है। कांग्रेस राज में संसदीय सचिव बने तो भाजपा नेता हाईकोर्ट पहुंच गए। वसुंधरा सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बनाए गए थे संसदीय सचिव। 2013 में भाजपा ने 2 बार में बनाए कुल 10 संसदीय सचिव। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा लेकिन कुछ होने से पहले ही आचार संहिता लग गई। 200 विधानसभा सीटों से 15% के हिसाब से यहां पर केवल 30 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन ऐसे में सरकारों ने विधायकों को ऑबलाइज करने के लिए ये अलग रास्ता निकाला। विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर फायदा पहुंचाता जाता रहा है। संसदीय सचिवों को राज्य मंत्री का दर्जे के साथ ही सरकारी गाड़ी और बंगले भी मिलते हैं।